इस शुरुआत के तहत मिलियन माइंड्स इंग्लिश की इस बुक से हम यूपी टीजीटी को टारगेट करते हुए 20 प्रैक्टिस सेट्स हम यहाँ से करने वाले हैं। उन 20 प्रैक्टिस सेट्स को मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ डेली आपके सामने रखूँगी। होप करूँगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लाइक इसे करें, कमेंट करें और आप अपना जो सजेशन है वो भी दें। इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं पर उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ। तो ये बुक होने के बावजूद भी हमें ये कमी खलती है कि इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। आंसर तो हमें मिल जाएगा पर उसको एक्सप्लेन भी मैं यहाँ पर आपके साथ करूँगी और यूट्यूब पर ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और आज से ही। और सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑप्शंस का क्या मीनिंग है। ऑप्शंस का मीनिंग क्या है? तो यहाँ जस्टिफिकेशन, कंडक्ट, डिफरेंस और फोर थॉट दिया हुआ है। ऑप्शंस का मीनिंग क्या होता है? देखो, ऑप्शंस हम श्रद्धा को कहते हैं, है ना। श्रद्धा हम इसे कह लें, होमेज हम इसे कह लें, है ना। और रिवरेंस हम इसको कह सकते हैं, फेथ कह सकते हैं, फेथ या फिर रिवरेंस हम इसे कह सकते हैं। मतलब ये किसके लिए है? सभी ने आदर के लिए, डिफरेंशियल रेस्पेक्ट के लिए इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं ओबीसेंस। फॉर एग्जाम्पल, दे पेड ओबीसेंस टू द प्रिंस। दे पेड ओबीसेंस मतलब सविनय उन्होंने आदर किया। किसको ओबीसेंस किया? टू द प्रिंस, है ना। तो इस तरह से ये यूज़ होता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं और इसके लिए हमारे पास जो आंसर होगा, इसका मीनिंग जो बयां करता है वो है डिफरेंस, है ना। डिफरेंस। और देखो, ये वाला डिफरेंस DIFFERENCE, ये एक अलग डिफरेंस हो जाता है, ये एक अलग डिफरेंस हो जाता है। दोनों होमोफोन में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसका तो आंसर है डिफरेंस, जिसका मतलब श्रद्धा से है, आदर से है, विनम्रता से यहाँ पर हो जाएगा उस सेंस में। और इसका अगर एंटोनिम हम देखें तो डिसओबीडियंट हो जाएगा, फ्लाउट करना हो जाएगा, कंटेम्प्ट करना हो जाएगा। होप करती हूँ कि समझ में आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर इज रेफर्ड टू एज लॉस्ट ईयर, है ना। तो कौन सा पीरियड है जो कि शेक्सपियर की लाइफ कैरियर में जो उसको रेफ़र किया जाता है लॉस्ट ईयर की तरह? प्रोफेसर डाउडन, है ना। उन्होंने शेक्सपियर की लाइफ टाइम को क्या किया है, अलग अलग पार्ट्स में, मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया है। प्रोफेसर डाउडन ने उनकी लाइफ को 4 भागों में लाइफ पीरियड को डिवाइड किया। लाइफ पीरियड को नहीं, उन्होंने 1588 से, और फिर उनका जो लास्ट टाइम वर्क है हमें 1612 समथिंग में मिलता है ना, 11 में मिलता है, वहाँ तक के पीरियड को डिवाइड किया है। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट पीरियड उनका वर्कशॉप में है जो कि 1588 से 1594 है ना। वर्कशॉप 94 से 1600 तक इन द वर्ल्ड, है ना, जब उनकी ट्रेजिडीज़ वगैरह आ रही हैं। और 1600 से 1608 प्री इनका पीरियड जो है वो है क्या, आउट ऑफ डेप्थ, है ना। फिर 1608 से 1612 जो है ऑन द हाइट। तो इस तरह से प्रोफेसर डाउडन ने इनके लाइफ टाइम को, वो ये जो उनका लिटरेरी पीरियड है जब उन्होंने वर्क किया है, तो उसको डिवाइड किया है। अब यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि विलियम शेक्सपियर हम जानते हैं कि बॉर्न होते हैं 1564 में, ठीक है। और उनकी शादी हो जाती है, और जब उनकी शादी होती है तो एट द टाइम ही वॉज 18 ईयर ओल्ड। और हम देखते हैं तो 1582 में 20 साल के नहीं हैं, 18 साल के हैं। तो 1882 में इनका शादी हो गई और फिर इनके बच्चे होते हैं जिसमें हमें हेमनेट और जुडिथ का नाम आता है। तो उस वक्त तक हमारा जो ये टाइम पीरियड है 92 का है। तो ये 1802 से 1902 समथिंग, ये जो कुछ पीरियड है इसके बारे में कहीं किसी हमें जिक्र नहीं मिलता
इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो ये जो पीरियड है लॉस्ट ईयर का कहलाता है। अब देखिए सब में 92 लिखा हुआ है ना, 92 सब में ही लिखा हुआ है, मगर आप इसे 1585 से 1592, 1585 टू 1592, तो ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ जो है क्रिश्चियनाइज्ड होते हैं। ये मिलता है इस बात की कि उनके जो 2 बच्चे हैं जूडिथ और हेमनेट, उनको क्रिस्टाइन किया जाता है, नामकरण उनका होता है 1585 में। और फिर उसके बाद 92 तक हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है ना, कहीं लिखा नहीं है। इसलिए ये जो पीरियड है वो क्या लॉस्ट ईयर इसको माना गया है। होप करती हूँ ये समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग से है, और करेक्ट स्पेलिंग एनिवर्सरी में, तो एनिवर्सरी में डबल एन आएगा, ANNIVERSARY, सिंगल एन आप काट दोगे, ANNE काट दोगे, है ना, VESARY ये काट दोगे। ये हमारी स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट स्पेलिंग है इनएक्सटिंग्विशेबल। एक्सटिंग्विशेबल जिसे बुझाया जा सके, और इन लगकर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अपोजिट, जिसे नहीं बुझाया जा सके, इनएक्सटिंग्विशेबल। तो इनएक्सटिंग्विशेबल का मीनिंग क्या है, तो इनएक्सटिंग्विशेबल मीनिंग जिसे नहीं बुझाया जा सके, और इसकी स्पेलिंग क्या होगी, INXTINGUISHA। अब इसमें ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, इसमें INEXTINGUI है ना, ये नहीं है, और एबल। तो देखिए इस तरह से हमने ये करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे जानी। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है चारों अलग अलग दी हुई हैं, और स्पेलिंग है एक्रीज, है ना। हिंदी में इसका मतलब एकड़ से निकल रहा था। मेज़रमेंट है ये किसका, लैंड का, ज़मीन का। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे सही दी हुई है ना। जबकि एडवर्स की स्पेलिंग में यहाँ पे ई आता है। एक्चुरियल की स्पेलिंग RIAL आएगा, एक्चुरियल, और एक्शनर ER आएगा, एक्शनर की स्पेलिंग में। होप करती हूँ समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है वो है मलस्टॉम। क्या स्पेलिंग है ये, तो इसमें जो स्पेलिंग है वह, तो यहाँ पर जो हमारी स्पेलिंग है वो MAELSTORM, मीलस्टॉर्म है ना, ये भी नहीं होगी। और मीलस्टॉर्म का मतलब है अ पावरफुल व्रिलपूल इन द सी और अ रिवर, है ना। जैसे कि व्रिलपूल आता है, घुमावदार, वो चक्र जैसा चलता है पानी में, चक्रवात जिसे हम कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि आई टू स्पीक इन सीजर्स फनरल, ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फनरल, है ना। Come I speak in Caesar's funeral, he was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Which figure of speech is used in these lines from Shakespeare's Julius Caesar? अब देखिए शेक्सपियर का जूलियस सीजर है, और सबसे बड़ी जो आयरनी है इन लाइन्स में छुपी हुई है, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर स्टेंजा है, और इसे आप याद रखिए ये लाइन कहाँ से है, अक्सर पूछ ली जाती हैं। फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो है वो पूछ लिया जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो है वो आयरनी है। कह रहा है कि ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, पर जो वो कह रहा है वो उसका मतलब नहीं है, जो वो कह रहा है उसका जो अपोजिट है वही रियली में उसका मतलब है ना। तो पहले तो कहता है कि वो एम्बिशियस है, और फिर कहता है कि ब्रूटस ऑनरेबल मैन है। तो एम्बिशियस जो होगा, अभिलाषी जो होगा, वो ऑनरेबल कैसे हो जाएगा, अभिलाषी। तो
वह व्यक्ति होगा तो जो मतलब वो चाहत ज़्यादा रखता है ना, और चाहत के लिए कुछ भी कर सकता है अपनी पूरी चाहत पूरी करने के लिए। तो ये जो है वो कहना चाह रहा है, यहाँ पर आयरनी को हमें दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है नेवर द वन टू मीन्स वर्ड्स व्हेन इट कम्स स्पीकिंग हिज माइंड द कैप्टन क्रिटिसाइज द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ हिज टीम। और हमें ग्रामेटिकल एरर यहाँ से देखनी है। ग्रामेटिकल एरर हमें यहाँ से देखनी है कि क्या ग्रामेटिकल एरर है। तो लिखा है नेवर द वन टू मीन्स वर्ड। मीन्स वर्ड नीचे दर्जे के है ना, मीन्स वर्ड्स नेवर द वन कोई भी, टू मीन्स वर्ड्स व्हेन इट कम्स स्पीकिंग जब वो बोलने वाला होता है, हिज माइंड अपने दिमाग से। द कैप्टन ने क्रिटिसाइज किया कि उसकी टीम का जो है हेक्टिक शेड्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर है हमें अंडरलाइन करके दे दिया है। क्या होगा इसकी जगह, कम्स टू स्पीकिंग या कम्स एंड स्पीकिंग या कम टू स्पीक या कम्स फॉर स्पीक, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, आप यहाँ देखिए इसका मीनिंग जो भी कुछ है इसमें ग्रामर इट कम्स स्पीकिंग, इट कम्स है ना, यह आया। अब ये जो इट है वो किसके लिए, इस वन के लिए है ना, वर्ड्स के लिए तो नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, फिर तो दे आना चाहिए था ना। इट कम्स आते हैं, स्पीकिंग है ना, तो यहाँ पे स्पीकिंग नहीं होगा, यहाँ पर टू स्पीकिंग होगा। कम्स टू स्पीकिंग, कम्स टू स्पीकिंग, और टू यहाँ पे प्रपोजिशन है ना, और आते हैं किसके लिए, बोलने के लिए। यहाँ पे टू स्पीक हम नहीं करेंगे, अगर टू स्पीक करेंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। अगर टू स्पीक हम करेंगे तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये टू जो है प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, ये वाला टू प्रपोजिशन की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रपोजिशन टू है और फिर प्रपोजिशन के बाद हमें आईएनजी वर्ब के साथ लगाएंगे तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने का काम करती है। आप कह सकते हैं जीरंड बनाने का काम करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जीरंड होते हैं वो नाउन की तरह बिहेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एज एम्प्लॉइज वी आर अकाउंटेबल फॉर द स्टेक होल्डर्स। एज एम्प्लॉइज वी आर अकाउंटेबल, कि हम जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं फॉर स्टेक होल्डर्स। तो हमें यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ करना है, क्या होगा, तो नो इम्प्रूव तो नहीं है, इम्प्रूवमेंट है। अकाउंटेबल फॉर, अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल अगेंस्ट। तो यहाँ फिक्स प्रपोजिशन है और अकाउंटेबल टू भी होता है और अकाउंटेबल फॉर भी होता है। अकाउंटेबल अगेंस्ट तो नहीं होता, टू भी होता है फॉर भी होता है, मगर जब टू है तो उसके बाद टू सम वन है ना। अगर फॉर है तो फॉर समथिंग है ना, किसी चीज़ के लिए फॉर आएगा, पर स्टेक होल्डर्स यहाँ पे किसी समवन के लिए है, पर्सन के लिए है, तो यहाँ पे फॉर ना आके अकाउंटेबल टू होगा, अकाउंटेबल टू। ठीक है, तो अकाउंटेबल टू समवन और फॉर समथिंग, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा है कि व्हाट इज़ दैट डिवाइस बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज़ क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशंस। अब देखो ह्यूमन इमोशंस की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, कौन सा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है जिसमें नॉन ह्यूमन या फिर नॉन लिविंग जो नेचर है इज़ क्रिएटेड, उसको क्रिएट किया जाता है विद ह्यूमन इमोशंस के साथ। तो वह जो है उसको हम पैथेटिक फैलेसी कहेंगे, उसे हम पैथेटिक फैलेसी कहेंगे। जैसे कि हम कह दें कि आसमान रो रहा है ना, तो इंसान जब दुखी होता है तो ऐसा कहता है, ऐसी बातें उसको मुंह से निकलती हैं। बट आसमान, स्काई इज़ नॉन ह्यूमन है ना, स्काई कैन नॉट वीप
है ना, मगर उसको ह्यूमन इमोशंस के द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पैथेटिक फैलेसी हमें देखने के लिए मिलती है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन भी नहीं है इसमें, यूनिफिकेशन भी नहीं है और पैरोडी भी नहीं है। पैथेटिक फैलेसी हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सिनोनिम हमें देखना है। लिखा है वर्ड वेव, WAIVE, WAIVE। तो वेव का मतलब होता है माफ़ करना या रिफ्रेन फ्रॉम इंसिस्टिंग ऑन और यूजिंग। रिफ्रेन फ्रॉम दूर रहना, इंसिस्ट करने से, इंसिस्टिंग ऑन, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दूर रहने से, तो डिस्कार्ड कर दिया किसी चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो डिस्कार्ड से है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा है कि हमें पैसिव वॉइस इसमें से देखना है। चूज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस रिटन इन पैसिव वॉइस। तो 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, बड़े ही ध्यान से हमें ये देखना है कि पैसिव वॉइस कौन सा है। अब देखिए, पैसिव वॉइस चाहे कोई भी टेंस का हो, एक चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना। इतना तो सबसे पहले देखिए, और फिर उसके बाद तो टेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। पर यहाँ पे कोई ऐसा दिया नहीं है कि कोई टेंस दिया है फिर हमें उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। इन चारों में से ही हमें बताना है कि पैसिव वॉइस कौन सा है। तो सबसे पहले देखो, लिखा है द रिसर्चर नोटेड एन इंक्रीज इन बैक्टीरिया। पैसिव वॉइस क्या इसमें है, पैसिव वॉइस इसमें नहीं है, ये पास्ट टेंस है और ये एक्टिव वॉइस है ना। रिसर्चर्स ने नोटेड किया, ध्यान दिया, इस पर ध्यान दिया, इंक्रीज बैक्टीरिया में जो हो रहा है। द रिसर्चर नोटेड हाउ मच द बैक्टीरियल इंक्रीज्ड, ये भी एक्टिव वॉइस में है। द इंक्रीज इन बैक्टीरिया वॉज नोटेड बाय द रिसर्चर, और ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव नहीं है। और देखिए यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ मिल रही है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही याद रख लीजिए, पैसिव वॉइस हो जाएगा। वाई भी आपको प्रपोजिशन मिल रहा है साथ में, हमेशा नहीं होता कि वाई प्रपोजिशन पैसिव वॉइस में हो, समटाइम्स टू भी हो जाता है, जैसे नोन टू, है ना, जिसके साथ टू प्रपोजिशन फिक्स होते हैं, है ना। यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है। आगे बढ़ते हैं, और लिखा है कि द पैसिव वॉइस ऑफ किसका, द कॉप मतलब पुलिसमैन, द कॉप वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड इज। अब इसका पैसिव वॉइस, तो द कॉप वॉज फोर्सिंग, है ना। तो द कॉप वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, तो द क्राउड, अब देखिए द कॉप वॉज फोर्सिंग बीइंग, देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इससे तो ये नहीं होगा स्टार्ट, है ना। द क्राउड वॉज फोर्सिंग, अब देखिए क्राउड वॉज फोर्सिंग, क्राउड फोर्सिंग कर रही थी का बाय द कॉप, ये भी नहीं है, इसने बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, जबकि वर्ब में चेंज नहीं किया है, वर्ब को पैसिव नहीं बनाया है। द क्राउड फोर्स्ड थ्रो द क्रॉप, ये भी गलत है, पास्ट टेंस इसमें बना दिया। द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड थ्रू द कॉप, ठीक है। तो यहाँ ये जो हमारा सेंटेंस है ये करेक्ट हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस है। द क्राउड, जो भीड़ थी, वॉज बीइंग फोर्स्ड, जो क्राउड को फोर्स किया गया, है ना, थ्रू, फोर्स थ्रू। अब देखो फोर्स थ्रू, यहाँ पे फोर्स थ्रू ये लिखा है, फोर्स थ्रू बाय द कॉप, ठीक है, यही सही है और यही हमारा आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, लिखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमें इन्हें चेंज करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और लिखा है ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर कोलकाता राइट अवे। तो ये जो देखिए, अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, और वो क्या है कि देखो सेंटेंस की हम बात करें, है ना, सेंटेंस की बात करें तो मुख्य रूप से सेंटेंस 3 टाइप के हैं अपने फॉर्मेशन पर, बनावट, सेंटेंस टाइप पर। तो एक तो सिंपल सेंटेंस, है ना, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जबकि सेंटेंस आप 8 प्रकार के भी देखते हैं,
तो वो 8 प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं उसमें आपको एफर्मेटिव देखने के लिए मिल जाएगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। नेगेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव क्लोज एंडिंग ओपन एंडिंग, इस प्रकार से मैंने 8 कहे हैं। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सेंटेंस आपको जो देखने के लिए मिल रहे हैं, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सेंटेंस के टाइप हैं। तो दोनों चीज़ में फ़र्क आप जान लीजिए, पहली बात। अब जब आपने फ़र्क जान लिया तो अब आप ये जान लीजिए कि अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ हमें एक फाइनाइट वर्ब मिलेगा। कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड सेंटेंस 2 सेंटेंस से मिलकर बना है और हमें 2 वर्ब, फाइनाइट वर्ब यहाँ हमें मिल जाएगा। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें एक ही फाइनाइट वर्ब मिलेगा, मगर एक हमें 2 सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे, एक क्लॉज हमें मिलेगा और वो डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, इसके ऑप्शंस में ऑप्शन पहला दिया हुआ है कि रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर कोलकाता राइट अवे। तो आपको इसमें देखना है कि भाई कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब आप देख लीजिए। अब इसमें रिसीविंग द कॉल, अब रिसीविंग आईएनजी लग रहा है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है। आपको एक वर्ब यहाँ दिखाई दे रही है लेफ्ट, है ना, तो ये एक वर्ब है, एक ही वर्ब इसमें है। रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड, अपनी फ्रेंड का कॉल रिसीव करते ही लेफ्ट फॉर कोलकाता राइट अवे, और वो कोलकाता चला गया। तो यहाँ पे रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड का कॉल रिसीव करते ही लेफ्ट फॉर, निकल गया कोलकाता राइट अवे, तुरंत, ठीक है। राइट अवे का मतलब तुरंत। तो हाँ, ये सेंटेंस, ये हमें ये जो क्लॉज है CLAUSE क्लॉज है, हमें डिपेंडेंट क्लॉज लग रहा है, ये हमें सेंटेंस लग रहा है। और एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज आप कह लीजिए, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाता है। तो ये तो सही है। आगे देख लेते हैं। ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड देयरफॉर, अब देखो देयरफॉर कंजंक्शन है, ही लेफ्ट फॉर कोलकाता राइट अवे। देखो 2 वर्ब आपको यहाँ पे, रिसीविंग है, ये वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब ये नहीं है, पर रिसीव्ड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस आपको दिखाई दे रहा है, और ये फाइनाइट वर्ब है, दूसरी वर्ब आपको ये दिख रही। 2 वर्ब आपको दिखाई दे गई, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी और बस इतना ही बताऊंगी। 2 वर्ब दिखाई दे गई तो 2 सेंटेंस पूरे ये बने हैं, कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। आज तो कॉम्प्लेक्स पूछ लिया गया है, कंपाउंड भी पूछा जा सकता है, तो दोनों ही चीज़ याद रखें, समझने की कोशिश करें। एज सुन एज ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर कोलकाता, तो एक और दूसरा 2 सेंटेंस आपको देखने के लिए मिल गया, और एज सुन एज से ये जुड़ा हुआ है कंजंक्शन, तो ये सेंटेंस भी कंपाउंड है, जैसे ही उसने फ़ोन रिसीव किया वैसे ही, ठीक है, वो चला गया। ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड सून लेफ्ट फॉर, अब देखो एंड कंजंक्शन से जुड़ रहा है, एक और दूसरा, 2 सेंटेंस, ये भी कंपाउंड सेंटेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें एक ही है, और यही हमारा आंसर होगा। आज हमने 15 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं और लगभग 23-24 मिनट्स ये होने जा रहे हैं। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू हम इस सीरीज़ को करते रहेंगे, और कैसा आपको लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, बताएं ज़रूर कि कंटिन्यू इस सीरीज़ को हमें करना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी आपका सजेशन है ना, अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा, आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।